करीब 14-15 साल का मंदबुद्धि बालक अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वो कभी इस घर में आवाज़ लगा रहा था तो कभी उस घर में आवाज़ लगा रहा था। तो उसकी माँ जो होती है मिलती नहीं, तभी वो गांव के बाहर चला जाता है। गांव के बाहर जब जाता है, गांव के किनारे पे जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि उसकी माँ को 4-5 लोग उठा कर ले जा रहे हैं। उसकी माँ के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, उसकी माँ के तन पर एक कत्तर भी नहीं है। तो वो उनको आवाज़ नहीं लगाता, वो उनके पीछे पीछे चल देता है। वे व्यक्ति जो होते हैं उसकी माँ को एक जगह पर ले जाते हैं। जगह पर ले जाने के बाद उसे रख देते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। ये बच्चा जो होता है, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होता है, अपनी माँ को देख रहा होता है, ना ही तो वो चिल्लाता है और ना ही कुछ कहता है। वो चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति जो होता है, चौथा व्यक्ति जो होता है, उसकी जो माँ होती है उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। उसके शरीर के अंग अंग को छूने लगता है। उसके साथ वो गंदी हरकत कर ही रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति जो होता है उसे धमकाता है और कहता है कि शर्म करो, तुम लाज के साथ ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही? ये तुम सब क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति उससे ये बात कहता है तो व्यक्ति जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम ही करो ये सब, मैं तो जा रहा हूँ। वो व्यक्ति जैसे ही वहाँ से आता है, वहाँ से आने के बाद जैसे ही उस लड़के पर नज़र पड़ती है जो मंदबुद्धि बालक होता है उस औरत का, तो भागा हुआ फिर अपने साथियों के पास जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद कहता है कि ये जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, इसका लड़का जो है वो हमें सब कुछ देख रहा है। यानी कि जो इसका मंदबुद्धि बालक है वो सब कुछ ये दृश्य देख रहा है। और ऐसा ना हो कि वो ये सब कुछ जाकर अपने घर बता दे, यानी कि गांव वालों को बता दें। जब ये व्यक्ति इसकी बात सुनते हैं तो वे भी सोचने लगते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर इस घटना में वे कुछ ऐसा करते हैं, ना ही इसकी कल्पना इन व्यक्तियों ने की थी, ना ही इसकी कल्पना गाँव वालों ने की थी, ना ही इसकी कल्पना पुलिस वालों ने की थी। आखिरकार इस घटना में इतनी भयानक तरह से अंजाम दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं कि आखिरकार इस घटने में होता क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अलीगढ़ और यहीं का एक थाना लगता है छर्रा। और इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है सतरापुर। और यहीं की ये घटना है और ये घटना 8 अक्टूबर सन 2016 की है। ये घटना भले ही इस घटना को इतने साल बीत गए, लेकिन इस गांव के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक महिला होती है, करीब रात के 10:30 या 10 का टाइम हो रहा था। वो महिला जो होती है वो पास के घर में कुछ लेने के लिए जाती है। जब वो पास के घर में कुछ लेने के लिए जाती है तो जैसे वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो सामने एक लड़की को देखती है। सामने जो लड़की पड़ी हुई थी वे उसके हाथ जो थे वे चूने में हो रहे थे और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके कपड़े जो थे सारे यूं ही पड़े थे, ना जाने थे भी बाहर नहीं थे। जैसे वो ये चीज़ वे दृश्य वो महिला देखती है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं तो वे देखते हैं कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उस लड़की का शरीर जो है वो बड़े ही बेदर्दी से नोचा गया है। तो व्यक्ति जो होते हैं उनमें से एक व्यक्ति जो होता है उसके शरीर पर कपड़ा डालता है। कपड़ा डालने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वाले भी जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंच कर देखते हैं कि उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी दिखाई गई है। और उस लड़की के साथ नहीं, जब पता लगाया गया कि इसकी लड़की की माँ और भाई कहाँ हैं, तभी उस लड़की की माँ और भाई की तलाश की जाती है। तभी गांव के बाहर जाया जाता है तो देखा जाता है कि इसकी लड़की की माँ भी ऐसे ही इसी की हालत में जैसे ये लड़की पड़ी हुई है ऐसी इसकी माँ पड़ी हुई है। यानी कि इसकी माँ एक किनारे पे पड़ी हुई है और गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ पर फावले भी रखे हुए हैं, लेकिन इसकी माँ को किसी ने दफनाया नहीं है। तभी फिर एक सवाल और था कि इसका एक बेटा हो रहा है मंदबुद्धि जो अभी इसके साथ रहता है, वो कहाँ पर है। तभी उस लड़के की तलाश की जाती है, वो लड़का नहीं मिलता। तभी इसकी माँ से कुछ दूरी पर जब देखा जाता है तो वो लड़का भी मरा हुआ पड़ा होता है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिरकार इनके साथ ये सब किसने किया है। पुलिस वाले जो होते हैं वे हरकत में आ जाते हैं। हरकत में आने के बाद वे तहकीकात करने लगते हैं और तहकीकात करते करते केस जो होता है इतना बड़ा बन जाता है। गांव वाले जो होते हैं वे हंगामा करने लगते हैं और कहते हैं कि इनके साथ आखिरकार ऐसा किसने किया। महिला जो मरी थी, यानी कि जो इसकी महिला और जो इसका लड़का और जो इसकी बेटी के साथ हुआ था, इस महिला के एक लड़का और था जिसका नाम समीम था। समीम जो होता है अपनी तहरीर लिखवाता है, यानी कि FIR लिखवाता है। FIR में लिखवाता है कि मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि चलो सही है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और वे भी सोचते हैं कि ये केस जल्दी सोल्व हो जाएगा, ये गाँव वाले हंगामा कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। वे उसकी तहरीर लिखते हैं। तहरीर में वो बताता है कि साहब मेरे माँ और मेरे भाई और मेरी बहन के साथ ये सब किसी और ने नहीं,
वर्तमान जो हमारे गांव का प्रधान है उसने किया है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि उसने किया है, तो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो इस रिपोर्ट में 5-6 व्यक्तियों के नाम लिखवाता है। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वे लोग तो गाँव में थे ही नहीं जिस दिन ये वारदात हुई थी, ना ही उस गाँव में उस दिन उनकी कोई फ़ोन लोकेशन पाई जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी CDR भी निकलवाते हैं। CDR निकलवाने के बाद पता चलता है कि वे व्यक्ति सच में ही गाँव में नहीं थे। अब पुलिस वालों के लिए फिर से केस जो होता है फिर से यहीं पर अटका रह जाता है कि आखिरकार इनके साथ ऐसा किसने किया। इधर गांव वाले जो होते हैं हंगामा करते रहते हैं और कहते हैं कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और जब सब कुछ सामने है, जब कुछ सब बताया गया है कि वर्तमान में जो प्रधान है इसने ये सब कुछ किया है, तो फिर उन्हें खुले में क्यों छोड़ा जा रहा है, वे खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। अब गाँव वालों के प्रदर्शन देखकर पुलिस वाले भी जो होते हैं वे भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम निर्दोष को कैसे अपने यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, आखिरकार कैसे एक निर्दोष को सज़ा दिलवा सकते हैं। उन्होंने इनमें सब कुछ किया ही नहीं है, वे व्यक्ति यहाँ पर उस दिन गांव में थे ही नहीं, तो हम उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने तो ये गुनाह किया ही नहीं है। अब पुलिस वालों पे प्रेशर बना रहता है, हंगामा भी लगातार चलता रहता है। इस केस को 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई लीड नहीं रखती है। अब गांव वाले जो होते हैं प्रदर्शन करते रहते हैं, तभी उनमें से एक पुलिस वाला जो होता है वो एक चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है कि गांव वाले जो होते हैं DM कार्यालय में तो आकर, मतलब कि कार्यालय के बाहर तो वे बिरयानी खाते हैं और अंदर आकर वे हंगामा करने लगते हैं। आखिरकार ये मसला क्या है। जहाँ पर एक परिवार में 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये सोचना पड़ता था कि अगले दिन हमें खाने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उस परिवार के लिए आखिरकार इतना सब क्यों किया जा रहा है और उस परिवार के लोग जो हैं वे बिरयानी कैसे बांट सकते हैं। तो पुलिस वालों के मन में ये बात आती है, तो पुलिस वाले जो होते हैं वे देखते हैं कि आखिरकार ये गांव वाले जो हैं इस बात का दुख बना रहे हैं कि इनके गांव वालों का जो एक परिवार है उनके साथ इतना सब हो गया है, फिर इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। अब पुलिस वालों को पता लगता है कि बिरयानी जो है ये बिरयानी कोई और नहीं, जो इस पर का पूर्व प्रधान था वो ये सब चीज़ बंटवा रहा है, यानी कि इस चीज़ का सारा खर्चा वही उठवा रहा है। और ये जो पूर्व प्रधान के ही परिवार के व्यक्ति होते हैं जिनकी मौत हुई थी। अब पुलिस वालों के लिए चुनौती बनी हुई थी कि आखिरकार हम इस केस को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। अब पुलिस वालों के मन में एक बात आती है कि आखिर ये पूर्व प्रधान इनके लिए इतना क्यों कर रहा है। अगर इनके परिवार का है तो साथ दे, इनके लिए बिरयानी इतनी अच्छी अच्छी खातिरदारी क्यों कर रहा है अपने गाँव वालों के लिए। तभी वे पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम इसकी CDR निकलवाएं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे जो पूर्व प्रधान होता है उसकी CDR निकलवाते हैं। जब CDR निकलवाते हैं तो उसमें पाया जाता है कि व्यक्ति जो होता है कुछ मेवाती लोगों से बात करता है और उन मेवाती लोगों की CDR जो लोकेशन होती है वो जिस दिन उस महिला, यानी कि उस महिला के बेटे और बेटी की मौत हुई थी, उसी गाँव में पाई जाती है। जब उन मेवाती लोगों की लोकेशन उसी गांव में पाई जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उन मेवाती लोगों को उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ में पहले तो बताते हैं कि हमें नहीं पता, ना ही वे जल्दी से बता पाते हैं। पुलिस वालों को पूछताछ करते करते 48 घंटे बीत जाते हैं। जब 48 घंटों में वे कुछ नहीं बताते तभी उनमें से एक व्यक्ति टूट जाता है। टूट जाने के बाद वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे ही नहीं, आज जो गांव वाले होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार एक महिला के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसके बेटे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार कोई इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकता है। वे बताते हैं कि पूर्व प्रधान, यानी कि जो जिसका नाम खालिद है, वो हार जाता है। सितंबर को चुनाव आता है, चुनाव का रिजल्ट आता है। जब उसमें देखता है कि खालिद जो है वो हार जाता है और जो परवीन है वो जीत जाता है। खालिद जो होता है परवीन से कहता है कि मैं तुम्हारी ये प्रधानी चलने नहीं दूंगा, देख लेना तुम्हें 5 दिन बाद ये प्रधानी छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें इस प्रधान के पद से उतार कर देख लेना मैं इस पद पर बैठूंगा। खालिद जो होता है जब हार जाता है तो हार जाने के बाद उसके सर पर एक भूत सवार हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि मैं इसे प्रधानी से उतारूँ तो उतारूँ कैसे। अब उसके मन में एक आइडिया आता है, वो आइडिया इतना खतरनाक होगा वो किसी को नहीं पता था। अब वो पूर्व प्रधान जो होता है खालिद, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने ही परिवार, यानी कि जो उसके ही लोग होते हैं, उसके ही परिवार वाले होते हैं, उनकी हत्या करवा दूँ। आने के बाद ये मेवाती लोगों को बुलाता है। मेवाती लोगों को बुलाने के बाद ये उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे परिवार के कुछ लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। तो वे मेवाती जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है। उसमें ही वो एक परिवार को चुनता है जिस परिवार में एक महिला रहती थी और उसकी बेटी रहती थी, उसका मंदबुद्धि बच्चा रहता था और जिसका बड़ा बेटा था वो समीम, वो बाहर रहा करता था। वो बाहर रहकर कमाता था और अपने घर पर खाने खर्चे के लिए पैसे भेजा करता था, क्योंकि खाना खर्चा जो था वही उठाता था और उनकी इतनी इनकम नहीं थी और वे बहुत ही गरीब फैमिली थी।
इसलिए खालिद जो होता है उसी परिवार को चुनता है जो परिवार बहुत ही गरीब होता है और ना ही उनके पास 2 वक्त के लिए खाना होता है। अब खालिद जो होता है वो मेवाती लोगों को उनका पता दे देता है, उन्हें बता देता है और कहता है कि इन्हें मारना है। अब मेवाती लोग जो होते हैं उनकी पीछा करने लगते हैं। तभी ये जो समीम की माँ होती है शाम के समय दूध लेने के लिए जा करती थी सैलू के घर पर। जब ये दूध लेने के लिए जाती है तो अपनी बेटी से कहकर जाती है कि बेटा मैं दूध लेकर आ रही हूँ, तुम इतने घर का काम कर लो। इसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि ठीक है माँ। इसकी बेटी की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती, इसकी उम्र भी 12 साल होती है। अब वो जब ये बात कहकर घर से जाती है और जाने के बाद जैसे वो सैलू के घर पर दूध लेने के लिए जाती है तो सैलू के घर में 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं। वे 4-5 लोग उसी महिला का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सैलू के घर में उस 4-5 लोग जो बैठे हुए होते हैं वे उस औरत को खींचते हैं और खींचने के बाद पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और बारी बारी से बलात्कार करते हैं। और वे कहते हैं कि देखते हैं हम कि कौन अच्छे तरीके से कर पाता है। उस महिला के शरीर को इतने बुरे तरीके से नोचते हैं कि वे सोचते हैं कि हम जितना इसके साथ जितनी दरिंदगी दिखाएंगे ये केस इतना ही मजबूत बनेगा और अगले इंसान को इतना ही मजबूत सज़ा मिलेगी, यानी कि इतनी ही कड़ी सज़ा मिलेगी। वे इस महिला के साथ बुरी तरीके से गंदी हरकतें करते हैं। गंदी हरकतें करने के बाद वे इस महिला को उठा कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। तभी इसकी जो लड़की होती है 12 साल की, वो सोचने लगती हैं कि माँ को इतने घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन वो घर पर नहीं आई। अब टाइम हो चुका था 8 साढ़े 8 का और उसकी माँ जो निकली हुई थी वो 6 बजे की निकली हुई थी। अब इसकी बेटी जो होती है परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है तो अपने भाई से कहती है और कहती है कि भाई देख कर आओ कि माँ कहाँ पर रह गई। उसका भाई जो होता है मंदबुद्धि होता है, उसे समझाती है और बार बार कहती है कि भाई माँ अभी घर पर नहीं आई है, तुम उसे देख कर आओ कि माँ गई तो गई कहाँ पर है। तो मंदबुद्धि बच्चा जो होता है वो समझ जाता है। समझ जाने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता है। जब अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता है तो 2-3 घरों में जाता है। 2-3 घरों में जाने के बाद वो सैलू के घर पर भी जाता है। सैलू के घर पर उसकी माँ नहीं होती। तभी वो गाँव के किनारे पर जाता है। किनारे पर जाने के बाद वो देखता है उसकी माँ को 4-5 लोग उठा कर ले जा रहे हैं और उसकी माँ के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वे लाइटें लगी होती है ना, लाइटों में चमक जाता है उसे। तब जब मंदबुद्धि वाला देखता है तो चिल्लाता नहीं है, वो उसके पीछे पीछे जाता है अपनी माँ के उन व्यक्तियों के। और पीछे पीछे जाते वक्त भी व्यक्ति जो होते हैं उसकी माँ को वहीं पर रख देते हैं और फावड़ा रखते हैं अपने हाथ में और उससे गड्ढा खोदने लगते हैं। तब इनमें 4-5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो होता है वो उस महिला के साथ फिर से बलात्कार करने लगता है, यानी कि फिर से उसके साथ दरिंदगी दिखाने लगता है। उनमें से जो एक व्यक्ति होता है उसमें एक रैपट मार देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा अभी मन नहीं भरा, अभी तो तुमने इतनी देर तक इसके साथ इतनी दरिंदगी दिखाई है और फिर से तुम शुरू हो गए। अब इधर ये मंदबुद्धि बालक जो होता है सब चीज़ देख रहा होता है। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाने के बाद कहता है कि ठीक है तुम ही करो यहाँ पर ये सब कुछ, मैं तो जा रहा हूँ। जैसे वो व्यक्ति जाता है और आता है तो आते वक्त देखता है कि मंदबुद्धि बालक जो है वो देख रहा होता है। तभी वो भागता हुआ उनके पास जाता है और कहता है कि ये सब कुछ नज़ारा इसका बेटा देख रहा है, अगर उसने अपने घर पर बता दिया जाकर तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अगर उसने गाँव पर बता दिया जाकर। तो व्यक्ति जो होते हैं उस मंदबुद्धि बच्चे को लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद उसे भी मार देते हैं। अब ये व्यक्ति जो होते हैं इसे मारने के बाद, इन दोनों को मारने के बाद गांव की तरफ जा ही रहे होते हैं। इधर उसकी जो बेटी होती है, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था तो इसकी बेटी भी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ना ही माँ आई है और ना ही मेरा भाई आया, आखिरकार ये रह तो रहे कहाँ पर गए। तो ये भी जाती है और जाने के बाद ये गाँव के बाहर जाती है। गाँव के बाहर जब जाती है तो ये व्यक्ति जो होते हैं इसे देख लेते हैं और देख लेने के बाद ये भी सोचते हैं कि आखिरकार इसे भी पता लग गया, शायद इसने भी हमें आते हुए देख लिया और ये भी सब कुछ किसी को बता ना दे जाकर। अब ये जो लोग होते हैं पहले इसके साथ बलात्कार करते हैं, उनसे भी इतनी बुरी तरीके से नोचते हैं। नोचने के बाद ये जब तक थक नहीं जाते तब तक इसके साथ ऐसी ही गंदी हरकतें करते हैं और जब थक जाते हैं और थक जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम इसे कहाँ पर दफनाएं और कहाँ पर से ले जाएं। तभी इनमें से एक व्यक्ति जो होता है कहता है कि क्यों ना हम इसे इसके ही घर में डालें, अगर इसे इसके ही घर में डालेंगे तो केस जो होगा मजबूत हो जाएगा और जो सज़ा होगी जिसे हम दिलवाना चाहते हैं वो सज़ा बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ये लोग जो होते हैं इस लड़की को उसके ही घर में डाल देते हैं। उसमें घर में डालने के बाद ये व्यक्ति जो होते हैं फरार हो जाते हैं, फिर से अपने घर पहुंच जाते हैं। तो जब पुलिस वाले इनकी बात सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पूर्व प्रधान कैसे ऐसे कर सकता है। वो एक सीट के लिए आखिरकार 3 लोगों को इतनी बुरी तरीके से क्यों मरवा सकता है। अब पूर्व प्रधान खालिद को उठाया जाता है, उसमें उनके और परिवार वाले होते हैं उन्हें भी उठाया जाता है। उठा 3 लोगों को भी जेल में भेज देते हैं। जेल में भेज देने के बाद इनसे कहते हैं कि हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और जो इसका बेटा होता है समीम, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसके ही परिवार का जो प्रधान था खालिद, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।